मेरे ही स्वर में सुनिए मेरी कहानी, लव यू सब यू। इसके पहले कि लड़की साइकिल पर चढ़े, माँ ने सहेजना शुरू कर दिया। ज़रा संभल के जाना, आंधी जैसी मत चलाना। समझा के तो हार गई मैं तुमको, कितना समझाऊं। लड़की ने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। वह साइकिल पर चढ़ी और ताबड़तोड़ पैडल मारती हुई, पलक भांजती हुई दूर निकल गई। माँ उसे देखती रही। बेटी है, कॉलेज जाती है, सयानी हो रही है, इसलिए माँ का हृदय सदा सशंकित रहता है। घर में रहती है तो भी, घर से बाहर जाती है तो भी। उसका बस चले तो वह उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखे, कभी भी कहीं अकेली ना जाने दी। किंतु ज़माना ऐसा है कि वह क्या करे। पढ़ना है, लिखना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, इसलिए घर में बैठना संभव कहाँ। लड़की इन सब से बेखबर है। वह तो अपने में मगन है, अपनी सहेलियों में मगन है, अपने काम में संलग्न है। उसे कहे कि चिंता, वह तो साइकिल चलाते जा रही है, रास्ता नापते जा रही है। उसे एक चीज़ की हड़बड़ी मची है। कल उसने अपनी किसी सहेली से नोटबुक ले रखी थी। कॉलेज का कुछ काम पूरा करना था, जिसमें से कुछ तो कर लिया, कुछ नहीं कर पाई, और कॉलेज पहुंचकर सहेली को वह नोटबुक दे देनी है। इसी उधेड़बुन में वह भागी चली जा रही है। आधे घंटे में वह हाँफते डाँफते कॉलेज ग्राउंड में दाखिल हो गई। सहेलियां मिली, हाय हेलो हुआ, कुछ बात हुई और रिलैक्स हो गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया, उसके बाल उड़ चले। उसने उंगलियां डालकर उन्हें संवार लिया। उसे राहत मिली। कॉलेज पहुंचकर वह सहेलियों के साथ कॉमन रूम में जाकर बैठ गई, जहां वे कई ग्रुपों में बट गईं। फिर तो उनके बीच अंतहीन बातों का सिलसिला चल पड़ा। किसने क्या खाया पिया, क्या पढ़ा लिखा, कौन कब सोई जागी, किसने पूजा किया या नहीं किया, किसने व्रत चालू किया, किसने छोड़ दिया। लेक्चर का समय हो गया, उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई। उधर जब लड़का घर से चलने को हुआ तो उसने साइकिल बाहर निकाली, पोंछा पाछा और चल पड़ा। अंधाधुंध साइकिल चलाता वह रास्ते में एक बूढ़े, एक बकरी और एक कुत्ते को बचाने में गिरते गिरते बचा। रास्ते के दोनों ओर मन को मुग्ध कर देने वाली हरियाली फैली थी। सिवान में चतुर्दिक धान की फसलें लहलहा रही थीं। हरे भरे गन्ने से खेत पटे पड़े थे, लेकिन उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर था। उसे यह सब कैसे दिखाई पड़ता। वह आंधी तूफान की तरह चलता जा रहा है। उसके दिमाग में तो क्रिकेट का भूत सवार है। कॉलेज के पास एक फील्ड है, जहाँ वह रोज़ क्रिकेट खेला करता है। इससे उसको स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और फिर दिन भर वह तरोताज़ा रहता है। उसे पढ़ाई की फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि पढ़ाई तो वह रात में जागकर पूरा कर लेता है। उसे यारी का शौक़ नहीं, उसे घूमने की लत नहीं, उसे बेमतलब बात करने की आदत नहीं। बस क्रिकेट खेल लेता है। वह भी कॉलेज आने में भाग भूग कर जो थोड़ा सा समय बचता है, उसी में। ग्रामीण इलाके में ही उनके पड़ोस में एक अच्छा कॉलेज है। लड़की का घर कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और लड़के का 5 किलोमीटर। दोनों साइकिल से कॉलेज जाते हैं। लड़की BA सेकेंड ईयर में है और लड़का 3rd ईयर में, इसलिए लड़की ज़्यादा पढ़ती है और लड़का उससे भी ज़्यादा। दोनों कभी कभी एक ही रास्ते से कॉलेज जाते हैं, कभी कभी अलग अलग, किंतु किसी दिन एक साथ नहीं। लड़की अगर पीछे रहती है तो वह और पिछड़ जाती है, और लड़का पीछे रहता है तो वह लड़की का पीछा नहीं पकड़ता। वह साइकिल तेज़ चलाकर उससे आगे निकल जाता है। लड़की कभी भी साइकिल तेज़ नहीं चलाती और लड़का कभी भी साइकिल धीमी नहीं चलाना चाहता। उसका बस चले तो वह साइकिल को हेलीकॉप्टर बना दे, लेकिन क्या करे, मजबूरी में ज़मीन पर चलता है, फिर भी साइकिल को हेलीकॉप्टर ही समझता है। वह रास्ते में जब भी लड़की को देखता है तो उसके साथ चलना चाहता है, उसके करीब जाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, किंतु उसके पास पहुँचते पहुँचते उसे ना जाने क्या हो जाता है कि उसके पंख उग आते हैं और वह हवा से बातें करने लगता है। करीब आते आते दूर निकल जाता है। उसी एक क्षण की नज़दीकी से दोनों के रोम रोम सिहर जाते हैं, दोनों की सांसें थम जाती हैं।
दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, साथ साथ उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। कुछ बंदिशें हैं जिन्हें नहीं तोड़ पाते, क्योंकि लड़की गांव की है और लड़का भी गांव का है। गांव का माहौल कैसा है दोनों को अच्छी तरह से पता है। लड़की डरती है, लड़का शर्माता है, दोनों में एक झिझक है। दोनों कुछ कर गुजरने से हिचकते हैं। लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है। बस वैसे ही जैसे हम खंभा देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, सड़क देखते हैं, टावर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, मोटर देखते हैं, जहाज़ देखते हैं, खेत देखते हैं, खलिहान देखते हैं। लड़की लड़के को देखकर लड़का होना चाहती है, लड़का लड़की को देखकर लड़की होना चाहता है, लेकिन दोनों नहीं हो पाते हैं। ना तो लड़की लड़का हो पाती है और ना ही लड़का लड़की। इसलिए दोनों अलग अलग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, एक नहीं हो पाते, लेकिन एक होने के लिए तड़पते रहते हैं। सुबह लड़की उठ नहीं पाती है, उसकी माँ उसे जगाती है। लड़का 4 बजे का अलार्म लगाकर सोता है, इसलिए वह जाग जाता है। आलस दूर करने के लिए ठंडे पानी से अपनी नीली आँखें धोता है और तभी लाइट जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। लड़की का एक भाई है जो उससे बड़ा है और इलाहाबाद रहकर पढ़ाई करता है, और लड़के का कोई भाई ही नहीं है। दोनों के माता पिता पढ़े लिखे हैं, किंतु इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि अब उन्हें देख ताक सकें। लड़की तैयार होकर कॉलेज चली। आज लड़का भी उसी रास्ते से चला जिधर से लड़की गई है। लड़का हमेशा की तरह साइकिल तेज़ चलाता है, इसलिए कुछ दूर जाने के बाद उसने लड़की को देख लिया। वह अपनी साइकिल बढ़ाकर उससे आगे निकल गया, किंतु लड़की के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि उसका दुपट्टा दाहिने कंधे से झूलता हुआ काफ़ी नीचे तक लटक कर पिछले पहियों को छू दे रहा है। फिर भी क्रिकेट की धुन में वह चलता ही रहा। वह साइकिल चलाता जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है, कहीं उसका दुपट्टा झूलते झूलते उसकी साइकिल की चेन में फंस न जाए। यह विचार आते ही कल की यह घटना उसके दिमाग में कौंध गई। कॉलेज से आते वक्त उसने देखा था कि साइकिल पर पीछे बैठी हुई एक औरत की साड़ी का पल्लू ऐसे ही लहराते लहराते चेन में फंस गया था और वह बेतहाशा ऐसी गिर पड़ी थी जैसे किसी ने उसे कपड़े में लपेट कर ज़मीन पर पटक दिया हो। वह सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने पल भर में नाच उठा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि लड़की का दुपट्टा साइकिल की चेन में फंस गया और ससरा कर पूरा का पूरा एक झटके में उसके शरीर से उतर गया। लड़का यह देखते ही बदहवास होकर रह गया। वह बेलाग चिल्लाना चाहा, किंतु उसकी गिग्गी बंध गई। वह बोल नहीं पाया। उसके देखते ही देखते लड़की का दुपट्टा फ्री व्हील के चारों ओर लिपट गया और साइकिल का पहिया जाम हो गया। हालांकि वह गिरते गिरते बच गई। घबराई हुई किसी तरह से उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और झुक कर दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी, मगर वह निकलने की बजाय और फंसता ही गया। लड़के ने अपनी साइकिल घुमा ली और लड़की के पास वापस आ गया। लड़की उसे देखकर पता नहीं क्यों सहम गई। लड़के ने उसे नहीं देखा। उसने फ्री व्हील में लिपटा केवल उसका दुपट्टा देखा। देखते ही वह समझ गया कि उसका निकलना तो मुश्किल है, इसलिए बिना कुछ किए वह वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और उधर क्रिकेट खेलने की देरी भी हो रही थी। जब वह वापस लौट कर आया था तो लड़की ने सोचा कि वह उसकी मदद कर देगा, किंतु जब जाने लगा तो संकोच बस बुला ना सकी। कुछ दूर जाने पर लड़का फिर सोचने लगा, दुपट्टा यदि उससे नहीं निकला तो। यह सोचकर वह फिर लौट पड़ा। उसने देखा कि लड़की अब साइकिल के पास बैठ गई है। वह पूरी जद्दोजहद कर रही है कि दुपट्टा निकल जाए, किंतु कुछ कर नहीं पा रही है। उसके पास पहुंचकर लड़की ने अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी कर दी। उसे फिर वापस आया देखकर लड़की और ज़्यादा बिजी हो गई। उसकी आंखें तो लड़की की ओर लगी हैं, किंतु वह उसे ना देखने का बहाना कर रही है। लड़का उसके नज़दीक आकर दुपट्टे की हालत देखकर कहता है, यह तो पूरा फंस गया है, बड़ा मुश्किल है निकलना इसका। यह कहते हुए उसके पास बैठ जाता है। छोड़िए, हटिए ज़रा। लड़की उठ खड़ी हो जाती है। लड़का दुपट्टे को सुरक्षित निकालने का भरसक प्रयास करता है, परंतु सफलता के कोई आसार नहीं दिखती। फाड़ दूँ? ऐसे तो निकलेगा नहीं। वो लड़की की ओर बिना लखे पूछा था और लड़की ने बिना बोले इशारा कर दिया जिसे उसने समझा नहीं, इसलिए दोबारा पूछा, बोलिए, फाड़ दूँ? और यह कहकर लड़की की ओर देखने लगा।
सीधे लड़की की आंखों में देखने लगा। लड़की भी उसे देखने लगी। दोनों की नज़रें मिली। कुछ देर लड़की चित्रलिखी सी खड़ी रही और लड़का बुत बना बैठा रहा। दोनों किसी दूसरी दुनिया में खो गए। उनके बीच कोमल भावनाओं का सागर हिलोरे ले रहा था। जब उन्हें होश आया तो लड़की ने धीरे से कहा, फाड़ दीजिए, साइकिल तो चली, अब दुपट्टा तो बेकार हो ही गया है। उसकी मधुर आवाज़ लड़के के कानों में होती हुई उसके हृदय स्थल में उतर गई और उसके हृदय में एक अजीब सा गुंजारव होने लगा जो दूसरे क्षण हलचल में बदल गया। उसके बाद कुछ पूछना ही नहीं था। लड़के ने दुपट्टा फाड़ने की कोशिश की लेकिन वह फटा नहीं। अब वह क्या करे? उसे काटने का कोई दूसरा उपाय तो वहाँ था नहीं। दुपट्टे का निकलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो साइकिल चलेगी कैसे और वह जाएगी कैसे। उसने अपने दांतों से खींचकर उसे एक जगह से फाड़ दिया, फिर हाथ से नोच कर उसे निकाल तो दिया, मगर पूरा चिंदी चिंदी करके। लड़की को बड़ा दुख हो रहा था। वह शर्मा रही थी और खड़े खड़े अपने नाखून चबा रही थी। वह दूसरा और करे भी क्या? वह अपने दुपट्टे की दशा देख रही थी, लड़के के हाथों की दशा देख रही थी, बिना दुपट्टे की अपनी दशा देख रही थी। लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, अब वह घर वापस जाएगी। लड़के के हाथ में कहीं कहीं चेन की कालिख पुत गई है। दुपट्टे की चिंदियों से रगड़ कर वह अपने हाथों को साफ करने लगा। लड़की उसे देखती रही। उसकी नज़र उस पर अटक गई जैसे झरबेर के कांटों में फंसकर कपड़ा अटक जाता है। लड़का भी उसे देखता रहा। उसका आनंद केवल दमकता हुआ चेहरा, निराशा में भी चेहरे की चमक, उस पर की निर्व्याज मधुर मुस्कान, उस पर लटक रही घुंघराली लट, फिर उसकी श्याम केश राशि। उसे देखने के बहाने हाथ में लगी कालिख छुड़ाता रहा और कालिख छुड़ाने के बहाने उसे जी भर देखता रहा। वह इसी में कॉलेज भूल गया, क्रिकेट भूल गया, क्रिकेट का खेलना भूल गया। वह आज यहाँ एक दूसरा खेल खेलने में लग गया, प्रेम का खेल, जिसमें वह बिना किसी पूर्वाभ्यास के ही चौके छक्के लगा रहा है। बैट बॉल से चौके छक्के लगाने में भला इतना आनंद कहाँ? जब हाथ करीब भी साफ हो गए तो वह उठ पड़ा। उसने अपनी साइकिल ली और लड़की ने अपनी। दोनों चल पड़े, लड़का कॉलेज की ओर, लड़की अपने घर की ओर। लड़की ने हाथ हिलाया तो लड़की ने भी हिला दिया। लड़की ने बाय बाय कहा तो लड़की ने मुस्कुरा दिया। लड़की तो घर आ गई, लेकिन लड़का कॉलेज चला गया। घर पहुंचते ही लड़की की माँ ने उसके लौटने के बारे में नहीं पूछा, उसके कॉलेज के बारे में नहीं पूछा, उसके दुपट्टे के बारे में पूछा। दुपट्टा रे? माँ की आवाज़ जहाँ सुनी उसने साइकिल वहीं रोक दी और लापरवाही से बोली, फंस गया। साइकिल में फंस कर फट गया तो क्या करूं? माँ की त्योरियाँ चढ़ गईं। उसने झुंझलाते हुए कहा, चित्त एक जगह तो रहता नहीं, कोई काम ठीक से हो भी कैसे? कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है तुमसे हर काम में। दीदा ना लगे तो मत पढ़ो, पढ़ना लिखना सबके बस का नहीं। लड़की करे क्या? उसको डांट सुननी पड़ी। उसकी माँ उसे डांटे जा रही है, वह चुपचाप सुन रही है। खड़े खड़े वह दुपट्टे के बारे में सोच रही है, लड़के के बारे में सोच रही है, उसके दांतों के बारे में सोच रही है, उसके हाथों के बारे में सोच रही है, उसके देखने के बारे में सोच रही है और अपनी मुस्काने के बारे में सोचते ही मुस्का पड़ी। उसे मुस्कुराते देखकर माँ की देह में आग लग गई। जो खून था जल गया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उसे घूरने लगी। ऐसा ही होता है, जब लड़की की माँ उसे डांटने लगती है तब वह मुस्करा पड़ती है। अभी उसको समझ ही कितनी है। जब उसे मुस्कुराना आ ही गया तो वह साइकिल लेकर चुपचाप अंदर चली गई। उसने साइकिल घर में खड़ी कर दी, बैग बिस्तर पर फेंक दिया और लेट गई। उसकी आंखें खुली थी पर वह कुछ देख नहीं पा रही थी। वह कुछ देखने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह कल्पना लोक में चली गई। कल्पना लोक भी कितना आनंदमय होता है। आज वह कॉलेज जा रही थी, नहीं जा पाई। आधे रास्ते से घर वापस आ गई। फिर भी उसे लगने लगा कि जैसे कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, कुछ जान लिया। वह आज अतीव प्रसन्न है। सब कुछ मोहक, सब कुछ बड़ा अच्छा लगने लगा उसे। शी वॉज एक्साइटेड। पहले दिन पहला अक्षर तो पढ़ लिया उसने, फिर 2.5 अक्षर का ही तो होता है प्रेम। हृदय के एक कोने में
एक अजीब सी चुभन होने लगी। धड़कनों में हलचल सी हुई, जैसे मादक संगीत सुनाई पड़ गया हो, ऐसा संगीत जो उसने कभी सुना नहीं। आज वह अपने बस में नहीं। हिंदी की पुस्तक में उसने कभी देव की एक कविता पढ़ी थी, वह उसे ही गुनगुनाने लगी। देव के छू अपनो बसुना, रस लालच लालचित भई चेरी, बेगी बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। वाह! वह जोर से गिनगिना कर किलक पड़ी। कितनी बार तो पढ़ा था मैंने इसे, अर्थ मुझे आज पता चला। कितना भाव भरा हुआ है इस कविता में, कितना रस है इसमें। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी में डूब जाऊं, डूबी रहूं देर तक, अबेर तक, इसे ही गुनगुनाती रहूं। वह बिस्तर पर लोटने पोटने लगी। शी वाज लाइक मैड। उसे माँ की चिंता नहीं, उसे घर की चिंता नहीं, उसे काम की चिंता नहीं, उसे अपनी चिंता नहीं, उसे अब किसी की चिंता नहीं। किसी की चिंता फिक्र हो भी कैसी। उसके तो नैन रमैया रम गया। नैनों में जब कोई रम जाता है तो सब उसी के रंग में रंग जाता है। हर जगह उसी की छप दिखाई पड़ने लगती है, उसी की आभा से सब कुछ दीप्त होने लगता है। फिर तो अंतर्मन से एक उजास फूटता है, जिससे सब कुछ प्रकाशवान हो जाता है, ज्योतिर्मय, जगजगा। माँ देखकर अचरज में पड़ गई। चुपचाप खड़े खड़े उसकी दशा देखती रही, फिर अकुला कर पूछ बैठी, सरला क्या हुआ? कॉलेज से आई और बिस्तर में पड़ गई, कोई और काम नहीं है क्या? क्या हो गया है तुझे? अचंभित हो माँ की बातें सुनते सुनते लड़की सोचने लगी, आखिर माँ को कैसे पता चल गया कि मुझे कुछ हो गया है? क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? नहीं, माँ को क्या मालूम, उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कुछ हो गया है? वह तो पागल है, ऐसे ही कुछ ना कुछ कहती रहती है। नहीं, माँ पागल नहीं है, मैं ही पागल हो गई हूँ। मेरा कुछ खो गया कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे ही पता नहीं चल रहा है। उधर लड़का कॉलेज में बेचैन है। उसका मन मित्रों में, पढ़ने में, कॉलेज में नहीं लग रहा है। 1 घंटा मुश्किल से बीता कि वह फिर लड़की से मिलना चाहता है, उसकी आंखों में निहारना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है। पहला ही पीरियड पॉलिटिक्स का वह छोड़ चुका है। उसका मन लेक्चर में नहीं लगा। एक हॉल के कोने में बैठा हुआ प्रसाद की कब की पढ़ी कविता गुनगुना रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंशावलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान। बार बार इन्हीं पंक्तियों को दोहराने से उसे सुकून मिल रहा है, पूरा सुकून। सोचता है, विचारता है, विचारों में निमग्न है। उसे कुछ होश नहीं, उसे किसी का होश नहीं। अपने आप से बातें कर रहा है। क्या कभी श्रद्धा भी साइकिल से गिरी होगी और मनु ने दौड़कर उसे उठाया होगा? कैसे गया होगा पहली बार उसके पास? कैसे देखा होगा उसे पहली बार? कौन सी शय दो अनजान दिलों को एक दूसरे के इतने पास ला देती है? वह कैसा आकर्षण है जो प्रेमियों को मिलाता है? एक बार मिलने के बाद 100 बार मिलने की चाह मन में जाग जाती है। एक बार देख लेने पर हमेशा देखते रहने की ललक पैदा हो जाती है। लगता है कि उसके सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। दुनिया में बस वही एक है, सारी दुनिया उसी में है, सारी दुनिया का आनंद उसी में समाया हुआ है। अरुण, तूने लेक्चर क्यों अटेंड नहीं किया? उसके किसी फ्रेंड ने उसे अकेला बैठा देखकर पूछा। जब वह कुछ नहीं बोला तो उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहाँ यूँ ही बैठकर दोनों एक साथ चल पड़े। दिन तो बीत गया। लड़की ख्वाब देखती बिस्तर पर पहुँची और निधड़क सो गई। किंतु लड़की की नींद हराम। करवट बदलते रात का अर्धांश चला गया। पलक बंद करते ही ख्यालों की अंधड़ में लड़की बाउंडर बनकर आती और उसे अपने साथ बहुत ऊपर तक उड़ा ले जाती। यदि आंखें खोले रखता तो साक्षात मुस्कुराती हुई प्रकट हो जाती। सुबह हुई, लड़की उठी
अलसाई सी। लड़का उठा मूंगता सा। लड़की की आंखों में सपने तैर रहे थे और लड़के की आंखों में मलालस। दोनों के लिए आज की सुबह कोई सौगात लेकर आई थी। हर जगह उल्लास छाया था। प्रकृति का कोमल मन नव राग रंगों से सराबोर था। चिड़ियों के चहचहाने में, फूलों के खिलने में, सूर्य की लालिमा में हर कहीं उन्हें नव्यता का एहसास हो रहा था, जैसे आज कोई महोत्सव हो। हृदय में आनंद और मन में नवोल्लास ली उन्होंने अपने दिनों की शुरुआत की। सुबह हुई, कॉलेज जाने का समय हुआ। लड़की कॉलेज चली, पढ़ने नहीं, लड़के से मिलने के लिए। जीवन में ऐसा बहुत कम होता है जब मन में सोचा काम हो जाता है। जिस रास्ते से लड़की चली उसी रास्ते पे लड़का भी आ गया। जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो लड़की थमकी और लड़का तेज चला। कुछ आगे जाकर दोनों मिल गए। दोनों की आंखें मिली। आज फिर उनके बीच सागर हिलोरे लेने लगा था, जिसमें वे डूब गए। लड़की बोलना चाहती थी मगर नहीं बोली। लड़का नहीं बोलना चाहता था, सो चुप रहा। कुछ दूर साथ चलकर लड़का आगे निकलने लगा, तब लड़की बोल पड़ी, कहाँ भागे जा रहे हैं? क्रिकेट छूट जाएगा, बहुत तेंदुलकर मत बनिए। ऐसी बात नहीं, कहकर लड़का मुस्कुरा दिया। है, ऐसी ही बात है, तभी तो मैं अकेली हूँ और आप मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। अकेले में कोई डर है क्या? देख रहे हैं रास्ते के दोनों ओर गन्ने के खेत हैं और इसके आगे सरपत का जुट्टा। अब और कहाँ डर लगेगा? दोनों साथ साथ काफ़ी दूर तक चलते रहे, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे से बतियाते हुए, एक दूसरे को छूते हुए। कॉलेज के पास पहुंचकर लड़का आगे हो गया और लड़की पीछे। घर से कॉलेज जाने में, कॉलेज से घर आने में अब वे लगभग रोज़ मिलने लगे। साथ साथ चलने लगे, उठने बैठने लगे, बोलने बतियाने लगे। बेझिझक, बेअदब, बेखबर। या पहले हवाओं को बुरा लगा, फिर दिशाओं को बुरा लगा, फिर खेतों को बुरा लगा, फिर फसलों को बुरा लगा, फिर रास्तों को बुरा लगा और तब धीरे धीरे लोगों को भी बुरा लगने लगा। फिर तो चारों तरफ चर्चा चल पड़ी। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ साथ आते हैं, साथ साथ जाते हैं। लड़की हंसती है खिलखिला कर, लड़का हंसता है ठहाका मारकर। दोनों में कुछ चल रहा है, दोनों में कोई चक्कर है। एक दिन कॉलेज में लड़के से किसी दूसरे लड़की ने मजाक कर दिया। कई दिन से कुछ न कुछ व्यंग कस रहा था, लेकिन आज बड़ी अड़बंग बात बोल बैठा। छानो बाबू, माल चौचक है, लेकिन अकेले अकेले यह ठीक नहीं है। हमने क्या बिगाड़ा है? इतना तो लड़के के बर्दाश्त के बाहर था। सुनते ही लड़के की देह में आग लग गई। वह आव देखा न ताव, ताबड़तोड़ कई हुंचा मारकर उसकी नाक तोड़ दी, थोबड़ा बिगाड़ दिया और तब किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर पाया। वह तो जाकर फील्ड के कोने में बैठ गया, किंतु टूटी नाक वाला लड़का मुंह में खून लपेटे प्रॉक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंच गया। प्रॉक्टर साहब ने उसकी नाक से खून बहता हुआ देखा और उसकी बात भी सुनी, किंतु अरुण का नाम सुनकर उसे ही 4 बातें सुना दी। जाओ हटो यहाँ से, तुम कम बदमाश नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें तो हमेशा खुराफात सोचती है, न खुद पढ़ोगे न दूसरों को पढ़ने दोगे। पता नहीं कितनों को मारे होगे। आज अपने लगी तो भाएँ भाएँ कर रहे हो। जाओ, जाकर मुँह धो लो और पढ़ो चुपचाप। कॉलेज में सभी जानते थे कि अरुण एक अच्छा लड़का है, झगड़ा झंझट मार पीट करने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है, ब्रिलियंट है। जब लड़की कॉलेज से आई तो उसने अपने कपड़े बदले, हाथ पैर और मुंह धोकर जलपान किया। फिर माँ के पास बैठकर बातें करने लगी। अरुण ने यह किया, अरुण ने वह किया, अरुण ऐसा लड़का है, अरुण वैसा लड़का है। उसकी बातें सुनकर माँ झिझक पड़ी। चल, तुझे एक अरुण मिला दोस्ती करने को, और लड़के लड़कियाँ नहीं हैं वहाँ? हैं, क्यों नहीं, बहुत हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं है जैसा वह है माँ। जब वह मेरे पास रहता है, मेरे साथ होता है, मुझे अच्छा लगता है। किसी बात का डर नहीं लगता मुझे। जैसे तुम रहती हो मेरे साथ, भाई रहता है मेरे साथ, पापा रहते हैं, ठीक उसी तरह मुझे उसका साथ सहज लगता है।
मैं अपने आप से पूछती हूँ ऐसा क्यों लगता है मुझे, वह मुझे अच्छा क्यों लगने लगा। जब वह मेरे पास नहीं होता है मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ तो नहीं है मेरे पास, कुछ खो गया है। लड़की सुपरफास्ट की तरह बकबकाती चली जा रही थी। उसकी माँ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आजकल उसे हो क्या गया है। वो लड़की को कम अपने को ज़्यादा तसल्ली देती हुई कहती है, वह तेरे साथ आने जाने लगा है, इसी से ऐसा लगता है, और कोई बात नहीं। कहते हुए वह बाहर चली गई। लड़की बिस्तर पर जा लेटी। उसकी पलकें भारी होने लगी। वह आँखें झपकाते झपकाते गुनगुनाने लगी, नैना अंतर्याव तुम ज्यों हों नैन झपियों। बाहर जाकर उसकी माँ ज्यों ही खड़ी हुई कि एक लड़का पता नहीं कहाँ से आया और बोला, आपकी लड़की बिगड़ रही है, मना नहीं कर सकती आप उसे। उसकी बेलाग लपेट की बेतुकी बातें सुनकर लड़की की माँ तो सकते में आ गई। उसके कलीजे पर किसी ने जैसे हथौड़ा मार दिया। उसका सिर चकराने लगा, लेकिन चुप रहा नहीं गया। उसने हड़बड़ाहट में पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लड़के ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे पता है तभी तो कह रहा हूँ। इतना कहकर वह चलता बना। लड़की की आँख अभी लगी नहीं थी, जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उठ बैठी। खिड़की से झांक कर देखा तो पहचान गई, यह तो वही लड़का था जिसकी नाक एक दिन कॉलेज में अरुण ने मार कर तोड़ दी थी। लड़की की माँ दंदनाती हुई अंदर आई। तब तक लड़की बिस्तर में अपना मुंह ढाँप कर सोने का बहाना बना चुकी थी। वह उससे कुछ पूछने वाली थी, पर उसकी आंख लगी हुई देखकर कुछ बोली नहीं। वहीं खड़े खड़े सोचने लगी, लड़की बड़ी हो रही है, हमें इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। जब से उस लड़के का साथ हुआ है तब से इसका मिजाज बदल गया है। ज़माना ख़राब है, कहीं कुछ हो हवा गया तो हाथ मल कर रह जाना पड़ेगा। वह लड़की को जगाए बिना बाहर चली गई। रात में भोजन बनाते समय लड़की ने अपने पेरेंट्स की बातें सुन ली। उसने कॉलेज जाते समय अरुण से कहा, मम्मी पापा मेरी शादी करने को कह रहे हैं। अरुण मजाक के मूड में था। उसने बिना सोचे समझे तपाक से कह दिया, तो देरी किस बात की, अरे लड़की जल्दी से हाँ कर दो। और कहने के बाद लगा ठहाका मारकर हंसने। उसकी हंसी सुनकर गन्ने के ऊपर बैठा हुआ कौवा फड़फड़ाकर उड़ा तो लड़की सकपका गई। वह इस समय दुखी थी। लड़के की बात उसे अच्छी नहीं लगी। वह मुआसी हो गई। भरे गले से बोली, तुम्हें मेरी बात का मजाक सूझ रहा है तो हंसो और हंसो। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइकिल रोक दी। अरुण उसके बगल में अपनी साइकिल खड़ी करके उसके चेहरे को देखने लगा। लड़की के होंठ हिले, उसकी पलकें हिलीं और आंसू की बूंदें उसके गालों पर टप टप गिरने लगीं। लड़के ने अपनी उंगली से उन्हें पोंछकर अपने होठों से लगा लिया। आंसुओं का नमकीन स्वाद उसके मुंह में घुल गया। जब लड़की रिलैक्स हुई तो वे आगे बढ़े। कॉलेज से वापस लौटते वक्त वे एक गन्ने के खेत में घुसकर बैठ गए और गन्ना चूसने लगी। रास्ते से होकर आने जाने वालों को वे देखते रहे। वे गन्ना चूसने के साथ गप्पें लड़ाते रहे। अरुण गन्ना ज़्यादा चूस रहा था, बात कम कर रहा था। लड़की गन्ना कम चूस रही थी, बात ज़्यादा कर रही थी। वह बातों ही बातों में उसे बताने लगी, कल वही लड़का जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, जिसकी नाक तुमने उस दिन मार कर तोड़ दी थी, मेरे घर आ गया था। निर्मल? लड़के ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ वही, मेरी माँ से कह रहा था कि आपकी बेटी बिगड़ रही है। हाँ सही कह रहा था। अरुण उसकी बात काट कर बीच में ही बोलकर मुस्कराने लगा। वो आगे बोली, हाँ तो सुनो, अपनी बात कहकर वह चला गया। तब मम्मी मेरे पास आई तो मैंने मारे डर के बिस्तर में सपाट खींच लिया। वह मेरे पास खड़े खड़े ना जाने क्या बुदबुदाती रही और फिर बाहर निकल गई। मैंने रात में उसकी बात बीच में अटक गई, क्योंकि निर्मल पता नहीं कैसे वहाँ आ गया। उसने पहले अरुण को देखा, फिर लड़की को देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो यह बात है। इसके बाद फिर जब अरुण की तरफ निहारने लगा तो लड़की अपने हाथ के गन्ने को लिए हुए खड़ी हो गई, किंतु अरुण अभी बैठा रहा। दोनों के हाथों में गन्ने थे। निर्मल गुरूर में आकर कहने लगा,
मैंने तो तेरी माँ से कह दिया, अब वे जाने और उनका काम, वे तुम्हें सुधारें या नहीं, किंतु मैं तुम्हें ज़रूर सुधार दूँगा। लड़की उसकी बात सुनती रही, उसकी बात करने की स्टाइल देखती रही, उसके लंबे लंबे बाल देखती रही जो बात करने के दौरान हिल रहे थे। बीच बीच में वो अपने हाथ के गन्ने के टुकड़े को भी देखती रही। लड़की की बात समाप्त होते होते अरुण भी खड़ा हो गया। निर्मल फिर अपना कमीनापन दिखाते हुए कहने लगा, तुमसे मैंने एक दिन कहा था, खाओ बच्चों, लेकिन बांट कर खाओ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन देखो, इसका भाई मेरा दोस्त है, वह इंटर पास करने के बाद इलाहाबाद पढ़ने चला गया, तो यहाँ मेरे दोस्त की बहन के साथ पूरे रंगरेलियाँ मनाए और मैं बुर्बक बना चुपचाप देखता रहूँ। और उनको उसकी बातें बड़ी बुरी लग रही थीं। लड़की को भी बुरी लग रही थी। उसकी अनाप शनाप बातें जब वह सहन न कर सकी तो अपने गन्ने के टुकड़े से खींचकर जोर से उसके सिर पर दे मारा और गन्ना फेंक कर वहाँ से भागी। एक ही हुड़किया में घर पहुँच गई। वह तो भागी और अपनी इज्जत बचा ली, किंतु अरुण फंस गया। गन्ने की घाव लाठी से कम नहीं लगती है। निर्मल का सिर एक झटके में भन्ना गया। अरुण उसे देखने लगा। सिर फूटा तो नहीं था, लेकिन खोपड़ी के बीचों बीच लंबा सा साटा उभर आया था। उसने अपने मुंह से फूंक मारकर उसे गरमाने की कोशिश की, लेकिन निर्मल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह टीस में आकर बोला, अब मैं लौंडिया को छोड़ूंगा नहीं, उसका गरूर मैं तोड़ कर रहूँगा। साली ने मुझ पर हाथ उठाया। उसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि निर्मल सिंह पर हाथ उठाया। मेरी राह का गे यार, हटो यहाँ से, तुम भी जाओ। उसकी आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। आने वाले जमा होने लगी। अरुण को लेकर वहाँ बखेड़ा खड़ा हो सकता था, इसलिए मौका पाते ही वह भी चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। अफवाहों के यदि पर न होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हर अफवाह के पर होते हैं अवश्य। किसी की बेटी बहन की बात यदि हो तो वह अपेक्षाकृत तेज उड़ती है। इसलिए बेटी बहन के घर वाले हमेशा एक ऐसे ढेर पर बैठे हुए रहते हैं जिसके नीचे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले ढेर सारे बम रखे होते हैं। उनमें से कोई एक फूटकर कभी भी उन्हें दहला देने के लिए काफ़ी होता है। लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी से तो आश्वस्त थे, लेकिन वे किस किस के मुंह पर हाथ रखते। लोगों की तरह तरह की बातें सुनते सुनते वे हल्कान परेशान हो गई। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उन्होंने यथाशीघ्र उसकी शादी पक्की कर दी। लड़की तो अभी पढ़ रही थी और आगे भी उसका पढ़ने का इरादा था, किंतु वे करते भी क्या। अच्छे रिश्ते भी तो खोजने पर बार बार नहीं मिलते। लड़की की शादी फरवरी में होनी तय हुई और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शायद मार्च अप्रैल में हो। पहले तो अपनी शादी की बात करते सुनकर लड़की भावावेश में आ गई थी, इसलिए उसका मन दुखी हो गया था। उसने अरुण से अपना दुख साझा करने की कोशिश की तो उसने उसका मजाक उड़ा दिया। वे और अरुण एक अच्छे दोस्त तो बन गए थे, लेकिन शादी जैसे जीवन के अहम फैसले के लिए वे अभी छोटे थे। निर्मल के साथ वाली घटना इतनी अप्रत्याशित ढंग से घटित हुई कि उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे लड़की का चला होता तो बात कुछ आगे बढ़ती ज़रूर, फिर भी शादी के लिए अरुण से अभी वह कैसे कह सकती थी। कुछ दिन वह खिन्न रही, किंतु जल्दी ही संभल गई। उसमें सद्बुद्धि जागी कि लैला बनना अच्छा नहीं है, चुपचाप माता पिता का कहना मान लेने में ही भलाई है। अरुण तो अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने तो उसके साथ दोस्ती की थी और वह दोस्त ही बने रहना चाहता था। जब से शादी तय हुई, लड़की कॉलेज बहुत कम जाने लगी। वैसे निर्मल सिंह के साथ घटित घटना के बाद से ही वह कॉलेज कम जाने लगी थी, किंतु अब उसने और कम कर दिया। सेमेस्टर की परीक्षाएं तो जैसे तैसे निपटा ली, लेकिन आगे वह घर पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी। अरुण ने भी कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उतने लेक्चर होते नहीं थे। उसने भी घर पर रहकर पेपर की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। कभी कभार घूमते घामते वह लड़की के घर आ जाया करता था। वह इतने शालीन स्वभाव का था कि उसका आना जाना लड़की के पेरेंट्स को बुरा नहीं लगता था
और लड़की को अच्छा लगता था। उसकी शादी जहाँ तय हुई थी उसी गांव में निर्मल की बुआ का घर था, इसलिए उसका वहाँ आना जाना बराबर लगा रहता था। और दूल्हे से उसकी अच्छी पहचान थी। लड़की सुंदर थी, उसका नाक नक्श अच्छा था, इसलिए रिश्ता बनने की राह में उसने रोड़ा तो नहीं डाला, किंतु उसके मन में पड़ी गांठ जब कसक उठाने लगती तो वह बेचैन हो जाता। शादी की तैयारी है तो लड़की का भाई एक हफ्ते पहले ही इलाहाबाद से घर आ गया। चूँकि अरुण से उसकी भी दोस्ती थी, इसलिए उसने मदद के लिए उसे भी 2 दिन पूर्व ही बुला लिया। उसके साथ साथ रहकर अरुण सारे सरंजाम में हाथ बटाता रहा, पूरे मन से हर काम करता रहा। उसकी कर्मठता, लगन, तत्परता, शालीनता से पूरा परिवार कायल हो रहा था। परिवार के सभी सदस्यों के साथ उचित व्यवहार करके उसने सबका दिल जीत लिया। उसके मन में लड़की के प्रति किसी प्रकार की दूषित मानसिकता का आभास कभी किसी को नहीं होता था, और न ही उसके प्रति कोई विशेष आकर्षण उसने कभी दिखाया। दोनों के संबंधों का कुछ हो हल्ला था अवश्य, परंतु इसका लड़की के पेरेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास था। बारात आई, जनवासा लगा और द्वार पूजा पर नचनिया लगा नाचने। जैसा कि शादी विवाह और ऐसे अन्य अनेक उत्सवों और समारोहों में एक चलन सा हो गया है कि अधिकांश लोग कुछ पी पा लेते हैं, जिनमें जुआओं की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, और वे लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर कहीं भी मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। बारात में भी कुछ नवयुवक पी कर आए थे। उनका मकसद ही था बारात में पहुंचकर हुड़दंग मचाना। डीजे की मादक ध्वनि सुनते ही पिए हुए बारातियों में कुछ लौंडे मचल उठे और नचनिया के साथ लगे नाचने। नचनिया अपने कृत्रिम स्तनों को उनके मुंह के पास कुछ इस तरह हिला हिला कर नाचने लगा जैसे फन काढ़े सांप के आगे सपेरा अपनी बीन हिला हिला कर बजाता है। इससे उनकी मस्ती के आलम का कुछ पूछना ही नहीं था। देखते ही देखते वहाँ कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया कि लगा सब मिलकर नचनिया के साथ सामूहिक बलात्कार कर डालेंगे। देखते ही देखते कुछ घराती नवयुवक भी नचनिया के साथ नाचने लगे। भला घराती और बाराती में क्या मेल? हर बाराती अपने आप को दूल्हा समझता है और दूल्हा अपने आप को राजा। असली हुड़दंग तो तब मचा जब दोनों तरफ से हवा में 100-100, 500-500 के नोट लहराए जाने लगे। उस समय नचनिया की हालत बड़ी पतली हो गई। वह नोटों को पकड़ने के लिए भूखी बिल्ली की तरह लपकता, लेकिन नोट ना पाकर खिसिया कर रह जाता। तभी घरातियों में से एक नवयुवक के कंधे पर एक दूसरा नवयुवक चढ़ा और अपने हाथ में 500 के 4 नोट एक साथ लहराते हुए आई एम द किंग के भाव से अपना चेहरा दिखाया, ताकि सभी लोग ऐसी नायाब कारगुजारी करने वाले को दाद दे सकें। यह काम तो केवल बारातियों को नीचा दिखाने के लिए ही किया गया था, लेकिन कौन जानता था कि यह बर के छत्ते में हाथ डालना था। बाराती इस पर झेंपने की जगह गुंडई पर उतर आए। वे विभिन्न प्रकार से अश्लील बातें बोलने लगी। निर्मल ने आगे बढ़कर नचनिया को गोद में उठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसे ऐसा करते देख चारों ओर से सभी हो करके मज़ा लेने लगे। हुल्लड़ सुनकर अरुण वहाँ आ गया और सबको धकियाते हुए निर्मल के पास पहुँचा और कहा, छोड़ो इसे। उसकी आवाज़ सुनते ही निर्मल ने नचनिया को एक ही झटके में बेतहाशा छोड़ दिया। वह पके आम सा बद्द से ज़मीन पर चू पड़ा। नचनिया का क्या हुआ, उसे कहाँ चोट आई, उसकी सुध किसी ने नहीं ली, क्योंकि निर्मल और अरुण बुरी तरह से आपस में उलझ गए। निर्मल को तो थोड़ी चढ़ भी गई थी। उसका पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। दारू का नशा उसकी आंखों में उतर आया था। पान जो कुछ देर पहले खाया था उसका पीक फफा कर मुंह के बाहर आ रहा था। मुंह तो अंदर लाल था ही, बाहर होठों के इर्द गिर्द लाली पुत गई। सिर के चारों ओर सफ़ेद गमछा लपेटा हुआ था, जिसका छोर बाएं कान के पास झूल रहा था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। वह अरुण को अपने लाल लाल नेत्रों से घूरने लगा।
उसे देखते ही उसका नशा जो अभी कुछ कम था और बढ़ गया। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, अरुण, तू यहाँ से चला जा। निर्मल की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह उन दो लड़कों को रोकने लगा जो कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, किंतु निर्मल आगे बढ़कर फिर उसे धक्का दे दिया, जिससे वह गिरते गिरते बचा। तो भी बड़ी बड़ी आंखें काढ़े निर्मल उसके पास जाकर लड़खड़ाती जुबान में तू तड़ाक करने लगा। क्यों बे, तू इन्हें नाचने से क्यों रोक रहा है? ये नाचेंगे नहीं तो करेंगे क्या? ये बारात में आए ही किस लिए हैं? बारात में आने का इनका मतलब ही क्या रह गया? तूने हाथ क्यों पकड़ा इनका? नाचो रे नाचो, देखता हूँ ये साला क्या करता है। गाली मत देना, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अरुण ने भी कुछ रुआब से कहा, कह ना, कुछ कह के देख ले। फिर तू है कौन बे? तेरी बहन की शादी हो रही है क्या? तू यहाँ क्यों आया है? आए? यह कहते कहते वह अरुण से फिर सटा तो धक्का लग गया। वह नशे में था ही, उसका बदन जैसे स्प्रिंग पर हो गया था, लड़खड़ा गया। ये तो गनीमत हुई कि एक आदमी ने लपक कर उसे थाम लिया, नहीं तो वह बेतहासा ज़मीन पर गिर गया होता। इसके बाद तो वह आग उगलने लगा। भाईंचो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू निर्मल को धक्का मार दिया, यानी मुझे, यानी निर्मल सिंह को धक्का। क्यों भी? बोल। कहते कहते वह उसे मारने लपका तो कई लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह चुप नहीं रहा, बोलता ही गया। तू तो चाहता है कि यह शादी ही ना हो, क्योंकि तू ही अपनी बहन का यार है। उसकी शादी हो जाएगी तो तू किसके साथ रंगरेलियाँ मनाएगा? सारे बाराती और कुछ घराती भी जमा हो गए, क्योंकि उसकी बातों से लोगों को खूब रस मिलने लगा था। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग तो अवाक रह गए। कुछ लोगों ने उसे नशे का प्रलाप समझा और कुछ तटस्थ लोग थे जो बिना मतलब खिखिया रहे थे। नाच बाजा तो ऐसे बंद हो गया जैसे लहलहाती हुई फसल पर ओले की बरसात हो गई हो। अब वहाँ केवल निर्मल बोल रहा था, क्योंकि पिया तो अपने मन का राजा होता है, और उसने तो पिया ही इसीलिए था। जो ही उसे दूल्हा दिखाई दिया, उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, भाई, तुम जिस लड़की से यहाँ शादी करने आए हो वह तुम्हारी नहीं है, वह तो अपने यार की यार है। अरे उसे तो किसी और से प्यार है। वह हंसा और हंसने के पश्चात एक फिल्मी गीत का मुखड़ा पकड़ लिया और उसी को उलट पलट कर लगा गाने। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। गाते गाते हंस पड़ा और अपनी तर्जनी दूल्हे के पेट में घोंप दी। फिर एकाएक गंभीर होकर बोला, तुम्हारी भलाई इसी में है भाई कि यह तामझाम जितनी जल्दी हो ख़त्म करो। जानबूझकर क्या कोई कांटे को दिल से लगाता है? वह कांटा है कांटा। लफड़ा बढ़ता देख अरुण वहाँ से चुपचाप खिसक लिया। बाराती जो समझदार थे अब धीरे धीरे भी खिसकने लगी। जो कम समझदार थे वे निर्मल की बातों का लुत्फ़ उठा रहे थे। शादी विवाह जैसा संबंध विश्वास के आधार पर बनता है। जहाँ विश्वास खत्म वहाँ काहे की और किसकी शादी? निर्मल की बात दूल्हे के दिमाग में फट से बैठ गई। उसने भरी महफिल में ऐलान करते हुए कहा, मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। बारात में भला दूल्हा कुछ कहे और कोई ना सुने, या कैसे हो सकता है? दूल्हा तो बारात का राजा होता है। उसकी बात पूरी महफिल में गूंज गई। बाराती और घराती दोनों ने सुन ली। कानों कान लड़की के पिता ने सुन ली, फिर लड़की की माँ ने सुन ली और अंत में लड़की ने भी सुन ली। सब ने सुनी पर किसी ने कुछ नहीं कहा,
किसी की को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। जहाँ रौनक थी, खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, उत्सव था, जलसा था, वहाँ जैसे मातम छा गया। बाराती चुप, घराती चुप, लड़की के पिता चुप, लड़की की माँ चुप, और लड़की ने भी चुप्पी साध ली। उसका खिला हुआ चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे किसी ने ताजे खिले पुष्प को आँच दिखा दी हो। उसके पिता एक कुर्सी पर चिंतित होकर बैठ गई। उसकी माँ सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। यह सब देखकर लड़की की आँखें आंसू से डुबा गईं। वह अपनी आंखें पोंछती घर में जाकर कहीं गुमसुम होकर बैठ गई। बाराती गए। बारात का साजो सामान लेकर दूल्हा भी चला गया। बच गए घराती। जो अब तक नहीं आए थे वे भी आ गए। भीड़ जमा हो गई। जहाँ थोड़ी देर तक सन्नाटा पसर गया था, वहाँ फिर गहमागहमी मच गई। लेकिन अब वहाँ से रौनक गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाने जैसी खुसर फुसर मची थी। तभी लड़की की माँ अपनी टूटती आवाज़ में वहीं बैठे बैठे प्रलाप सा किया, शादी होगी। उसकी आवाज़ जिन्होंने सुनी वे एक झटके में उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने तो उस पर पागलपन का दौरा आया समझ लिया। तभी किसी ने एक गिलास ताज़ा पानी लाकर उसे दिया, जिसे उसने घूंट घूंट करके पी लिया और एक ठंडी सांस खींचकर ज़ोर से आ भरी। फिर जैसे जिदिया गई, शादी होगी और अभी होगी, इसी बखत होगी। मेरी बेटी कहाँ है? सरला कहाँ है? सरला, ए सरला। सरला तो घर में कहीं लुकी छिपी बैठी थी। कोई जाकर उसे बुला लाया और उसकी माँ के सामने खड़ा कर दिया। जैसे मृत प्राय व्यक्ति की इच्छाएं यथाशीघ्र पूरी की जाती। बोल बेटा, तू अरुण से शादी करेगी? उसने पूछा, मगर सरला चुप रही। वह इतना बड़ा निर्णय अचानक कैसे ले ली? उसने जो सुना उस पर मन ही मन गुन रही थी। अरुण पास ही खड़ा था, उसने भी सुन लिया। सरला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहे। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसकी दशा देखकर अरुण की भी आंखें नम हो गईं। उसने अपना मुंह फेर लिया, बड़े यत्न से हृदय को कड़ा करके खड़ा रहा। लड़की की माँ जोर से सांस खींची और फिर अपना सवाल दोहराया, बेटा बोलती क्यों नहीं? बोल, तू अरुण से शादी करेगी? बोलते बोलते उसकी सांसें तेज हो गईं। वह रहा कर कराह उठती। उसके मन का बोझ उतारे कौन? तीसरी बार फिर उसने अपना सवाल दोहराया, बोलती क्यों नहीं? अरुण तो पसंद है ना तुझे? तू अरुण को पसंद है और अरुण तुझे, फिर हिचक किस बात की? सरला के पिता की स्वीकृति पाकर वहाँ उपस्थित कुछ लोगों ने भी एक साथ कहा, हाँ ठीक तो है। शादी तो हो गई, लेकिन गांव में यह चर्चा चल पड़ी कि दोनों में पहले से ही खिचड़ी पक रही थी। कुछ लव यू सब यू का मसला था।